यूनिवर्स बहुत बड़ा और पुराना है और इसकी कहानी लगभग 13.8 बिलियन साल पहले शुरू होती है। इस शुरुआत को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। अब ये वैसा धमाका नहीं था जैसा हम सोचते हैं, बल्कि ये स्पेस का तेजी से फैलना था। जो कुछ भी हम जानते हैं, सारा मैटर और एनर्जी यहीं से शुरू हुआ। इसी पल से टाइम की शुरुआत हुई जैसा हम उसे समझते हैं। इससे पहले क्या था ये हम सच में नहीं जानते। ये एक बहुत गहरा रहस्य है। जरा सोचो, अगर तुम चाहो, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी एक छोटे से पॉइंट में सिमटी हुई थी, एटम से भी छोटा। ये बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा डेंस था। फिर ये बहुत तेजी से फैलने लगा, लाइट की स्पीड से भी तेज। ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन का दौर था जब यूनिवर्स एक सेकंड के छोटे से हिस्से में सब एटॉमिक साइज से बहुत बड़ा हो गया। इस शुरुआती धमाके ने आगे होने वाली हर चीज की नींव रखी। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला, वो ठंडा भी होने लगा। उन शुरुआती कुछ पलों में ये इतना गर्म था कि एटम्स नहीं बन सकते थे। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक सूप जैसा था, जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे थे। लाइट आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकती थी और यूनिवर्स एक घने कोहरे जैसा था। ये शुरुआती गर्म डेंस अवस्था आज हम जो देखते हैं उससे बिल्कुल अलग था। ये सच में एक बहुत ही एक्सट्रीम माहौल था। कुछ 100,000 सालों के बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर एटॉमिक न्यूक्लियई बनाने लगे। फिर इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियई से जुड़ गए और पहले एटम्स बने, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। एटम्स बनने के बाद लाइट आखिरकार फ्रीली ट्रैवल कर सकी और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। इस पहली लाइट को हम आज भी डिटेक्ट कर सकते हैं और इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एकदम स्मूथ नहीं था। डेंसिटी में छोटे छोटे फर्क थे। कुछ जगहों पर दूसरों से थोड़ा ज्यादा मैटर था। ग्रेविटी, वो फोर्स जो चीजों को अपनी ओर खींचती है, इन डेंसर जगहों पर काम करने लगी और वो और मैटर खींचने लगी। वो लाखों सालों में धीरे धीरे बढ़ी और आने वाली गैलेक्सीज के बीच बन गई। इन छोटी छोटी इंपरफेक्शंस के बिना स्ट्रक्चर्स बनते ही नहीं। डार्क मैटर ने इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये एक रहस्यमय सब्सटेंस है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि ये लाइट छोड़ता या एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन इसमें ग्रेविटी होती है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि डार्क मैटर ने एक तरह का स्कैफोल्ड बनाया जिसने ऑर्डिनरी मैटर जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैस को इन स्ट्रक्चर्स की तरफ खींचा, जिससे गैलेक्सीज बनने की स्पीड तेज हो गई। डार्क मैटर यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। समय के साथ गैस के बड़े बड़े बादल अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दब गए और पहली प्रोटोगैलेक्सीज बनी। ये आज की गैलेक्सीज से छोटी थी। शुरुआती गैलेक्सीज अक्सर टकराती और मिल जाती थीं, जिससे वो बड़ी होती गई। गैलेक्सीज के बनने का ये प्रोसेस अरबों सालों तक चलता रहा और यूनिवर्स एक बड़े कॉस्मिक वेब जैसा दिखने लगा। गैलेक्सीज इस वेब के फिलामेंट्स के साथ बनी। आज हम कई तरह की गैलेक्सीज देखते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, हमारी मिल्की वे की तरह, जिनमें स्टार्स और गैस के खूबसूरत आर्म्स होते हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं, जो पुराने स्टार्स की बड़ी गोल बॉल्स जैसी होती हैं। और इरेगुलर गैलेक्सीज हैं, जिनका कोई क्लियर शेप नहीं होता। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसी सैकड़ों बिलियंस, शायद ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं, हर एक तारों का शहर जैसी है। स्टार्स गैलेक्सीज के अंदर पैदा होते हैं, ठंडी गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादलों में, जिन्हें नेबुलाe कहते हैं। कुछ नेबुलाe अंधेरे और डेंस होते हैं, जबकि कुछ पास के स्टार्स से रोशन होकर खूबसूरती से चमकते हैं। ये स्टेलर नर्सरीज वो जगहें हैं जहां तारों के जन्म का जादू होता है। ये तारे बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स के बड़े भंडार हैं, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस। इन नेबुलाe के अंदर ग्रेविटी फिर से मेन रोल निभाती है। बादल के अंदर डेंसर हिस्से सिकुड़ने लगते हैं अपने आसपास से और गैस और डस्ट खींचते हुए। जैसे ही मटेरियल सिकुड़ता है, वो तेजी से घूमता है और गर्म हो जाता है, जिससे एक गर्म डेंस कोर बनता है, जिसे प्रोटोस्टार कहते हैं। एक प्रोटोस्टार अभी असली स्टार नहीं होता। ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स से गर्म होने की वजह से चमकता है, लेकिन ये अभी भी मैस इकट्ठा कर रहा होता है। प्रोटोस्टार का कोर और गर्म और डेंस होता जाता है। आखिरकार टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो सके। यही वो पल है जब एक स्टार सच में पैदा होता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम एटम्स बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी बाहर की तरफ धक्का देती है, ग्रेविटी के अंदरूनी खिंचाव को बैलेंस करती है और स्टार स्टेबल हो जाता है। स्टार्स कई अलग अलग साइजेस और कलर्स के होते हैं। छोटे स्टार्स जैसे रेड ड्वार्फ्स ठंडे और धुंधले होते हैं, अपना फ्यूल बहुत धीरे धीरे जलाते हैं।
और वो ट्रिलियन सालों तक जी सकते हैं। बड़े स्टार्स बहुत ज्यादा गर्म और चमकदार होते हैं, अपना फ्यूल बहुत तेजी से जलाते हैं और उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, शायद कुछ मिलियन साल ही। हमारा सन एक एवरेज साइज्ड स्टार है जो अभी अपने मेन सीक्वेंस फेज में है और लगातार हाइड्रोजन फ्यूज कर रहा है। हमारा सन अरबों तारों में से सिर्फ एक है जो मिल्की वे नाम की गैलेक्सी का हिस्सा है। साफ अंधेरी रात में आप इसका एक हिस्सा देख सकते हैं जो आसमान में फैली हुई लाइट की एक हल्की दूधिया पट्टी जैसा दिखता है। ये पट्टी अनगिनत दूर के तारों से बनी है। पुरानी सभ्यताओं ने इस आसमानी नदी के कई नाम और कहानियां रखी थीं। ये हमारी होम गैलेक्सी है, तारों की एक विशाल स्पाइरल डिस्क। मिल्की वे एक बारेड स्पाइरल गैलेक्सी है, मतलब इसके सेंटर में तारों से बना एक बार शेप्ड स्ट्रक्चर है। स्पाइरल आर्म्स इस बार के सिरों से बाहर की ओर फैली हुई है। हमारी गैलेक्सी में पुराने तारों का एक सेंट्रल बल्ज है जो तारों, गैस और डस्ट की एक फ्लैट डिस्क से घिरा हुआ है, जहां ज्यादातर स्टार फॉर्मेशन होता है। पूरी गैलेक्सी डार्क मैटर और कुछ बिखरे तारों के एक बहुत बड़े हेलो में बसी हुई है। मिल्की वे बहुत बड़ी है, लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी। 1 लाइट ईयर वो दूरी है जो लाइट 1 साल में तय करती है, जो बहुत बहुत लंबी दूरी है। हमारी गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन तारे और बहुत ज्यादा इंटरस्टेलर गैस और डस्ट है। मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटारियस ए स्टार कहते हैं, जिसका मास लगभग 40 लाख सन के बराबर है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स में से एक में है, जिसे ओरायन आर्म या ओरायन स्पर कहते हैं। हम गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 2/3 बाहर की तरफ हैं, न तो भीड़ भाड़ वाले कैओटिक सेंटर में और न ही खाली बाहरी इलाकों में। हमारा सन अपने प्लैनेट्स के साथ मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगाता है। एक गैलेक्टिक ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 230 मिलियन साल लगते हैं। सेक्शन 5 ए प्लेस इन दी सन इंट्रोड्यूसिंग आवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बना था। यह गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल के रूप में शुरू हुआ। इस बादल को सोलर नेबुला कहते हैं। यह नेबुला शायद पास की किसी घटना के कारण ढह गया, शायद एक सुपरनोवा, एक फटते हुए तारे से शॉकवेव के कारण। गैप 2s। जैसे ही नेबुला ढा, यह तेजी से घूमने लगा और एक डिस्क में छपटा हो गया। ज्यादातर मटेरियल सेंटर में गिर गया। यह सेंट्रल मटेरियल बहुत गर्म और डेंस हो गया। इस घूमती हुई डिस्क के सेंटर में हमारे सूरज का जन्म हुआ। जबरदस्त प्रेशर और टेम्परेचर ने न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर दिया। सूरज में सोलर सिस्टम के कुल मास का 99.8% से ज्यादा हिस्सा है। यह हमारे सिस्टम का ग्रेविटेशनल एंकर है। इसकी एनर्जी सभी प्लैनेट्स को लाइट और हीट देती है। सूरज एक तारा है, मिल्की वे में अरबों दूसरे तारों की तरह। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। डिस्क में बचा हुआ मटेरियल एक साथ जुड़ने लगा। धूल के कण एक दूसरे से चिपक गए, जिससे बड़े पार्टिकल्स बने। ये पार्टिकल्स टकराए और प्लैनेटेसिमल्स में बदल गए। ये छोटे, पथरीले या बर्फीले पिंड थे। लाखों सालों में ये प्लैनेटेसिमल्स टकराए और जमा होते गए। उन्होंने प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बनाए। सोलर सिस्टम एक ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड जगह बन गया। भारी एलिमेंट्स सूरज के ज्यादा करीब रहने लगे। हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ सूरज और 8 प्लैनेट्स से कहीं ज्यादा है। अंदरूनी पथरीले प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। बाहरी गैस जायंट्स हैं जुपिटर और सैटर्न, और आइस जायंट्स हैं यूरेनस और नेपट्यून। नेपट्यून के पार काइपर बेल्ट है। ये बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र है जिसमें प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी शामिल हैं। इससे भी दूर ऊर्ट क्लाउड है। ये कॉमेट्स का एक गोलाकार खोल है। ये सूरज के ग्रेविटेशनल असर की सीमा बताता है। सेक्शन 6 द इनर सर्कल जर्नी टू द रॉकी प्लैनेट्स। सूरज के सबसे करीब के 4 ग्रहों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। वे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। उन्हें टेरेस्ट्रियल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी सतहें ठोस, पथरीली होती हैं। वे बाहरी ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं। उनकी बनावट ज्यादातर पत्थर और मेटल की होती है। ये ग्रह सोलर नेबुला के गर्म अंदरूनी हिस्से में बने थे। यहाँ कम वॉलेटाइल मटेरियल जम सकते थे। इनमें से हर दुनिया अनोखी है। मरकरी सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के सबसे करीब है। यह सूरज के चारों ओर बहुत तेजी से घूमता है, सिर्फ 88 अर्थ डेज में। मरकरी का कोई खास एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी सतह पर बहुत ज्यादा तापमान होता है। सूरज की तरफ वाले हिस्से में यह झुलसाने वाली गर्मी हो सकती है। रात वाले हिस्से में यह बहुत ठंडा हो सकता है। इसकी सतह पर बहुत ज्यादा क्रेटर्स हैं, हमारे चांद की तरह। इसके पोल्स के पास कुछ क्रेटर्स में पानी की बर्फ हो सकती है। वीनस सूरज से दूसरा ग्रह है। इसे अक्सर अर्थ की सिस्टर प्लैनेट या जुड़वां कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह साइज और डेंसिटी में अर्थ जैसा है, लेकिन
वीनस एक बहुत अलग दुनिया है। इसका एक मोटा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह एटमॉस्फेयर गर्मी को फंसा लेता है, जिससे रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। इसकी सतह का तापमान इतना गर्म है कि लेड पिघल जाए। अर्थ सूरज से तीसरा ग्रह है। यह हमारा घर है। अर्थ सोलर सिस्टम में कई वजहों से अनोखा है। यह इकलौता ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर लिक्विड पानी है। इसका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरपूर है, और सबसे जरूरी बात, यह इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। अर्थ एक डायनामिक ग्रह है जिसमें एक्टिव जियोलॉजी है। इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स, ओशंस और एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है। मार्स सूरज से चौथा ग्रह है। इसे अक्सर रेड प्लैनेट कहा जाता है। ऐसा इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड या जंग की वजह से है। मार्स का एटमॉस्फेयर पतला है। इसके पोलर आइस कैप्स पानी की बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ से बने हैं। सबूत बताते हैं कि मार्स कभी ज्यादा गर्म और गीला था। इसमें शायद नदियां और झीलें और शायद ओशंस भी रहे हों। साइंटिस्ट्स इस बात में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि क्या मार्स पर कभी जीवन था। रोवर्स इसकी सतह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेक्शन 7, द आउटर जायंट्स एक्सप्लोरिंग गैस एंड आइस वर्ल्ड्स। मार्स और एस्टेरॉयड बेल्ट के पार विशाल ग्रह हैं। ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर और सैटर्न गैस जायंट्स हैं। वे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, सूरज की तरह। यूरेनस और नेपच्यून आइस जायंट्स हैं। उनके अंदरूनी हिस्सों में ज्यादा पानी, अमोनिया और मीथेन की बर्फें हैं। ये ग्रह टेरेस्ट्रियल ग्रहों से बहुत बड़े हैं। उनके कई चांद और रिंग सिस्टम भी हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सचमुच बहुत बड़ा है, बाकी सभी ग्रहों के कुल मास से दोगुने से भी ज्यादा। जुपिटर अपने रंगीन क्लाउड बैंड्स के लिए जाना जाता है। इसका एक मशहूर तूफान भी है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। ये तूफान अर्थ से बड़ा है और सदियों से चल रहा है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। इसके दर्जनों चांद भी हैं, जिनमें 4 बड़े गैलीलियन म्यून्स भी शामिल हैं। सैटर्न दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपने शानदार सिस्टम ऑफ रिंग्स के लिए मशहूर है। ये रिंग्स बर्फ और चट्टान के अनगिनत पार्टिकल्स से बने हैं। पार्टिकल्स का साइज छोटे धूल के कणों से लेकर बड़े बोल्डर्स तक होता है। सैटर्न एक गैस जायंट है, बनावट में जुपिटर जैसा। ये सोलर सिस्टम का सबसे कम डेंस ग्रह है। ये इतना हल्का है कि अगर पानी का एक विशाल बाथटब होता तो ये उसमें तैरता। अगर ऐसी कोई चीज होती तो। सैटर्न के भी कई दिलचस्प चांद हैं। यूरेनस सूरज से 7वां ग्रह है। ये एक आइस जायंट है। इसका रंग नीला हरा है। यह रंग इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस से आता है। मीथेन लाल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और नीली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यूरेनस की एक बहुत ही अजीब खासियत है। यह अपनी साइड पर घूमता है, लगभग अपनी ओन ऑर्बिट के पैरेलल। साइंटिस्ट सोचते हैं कि इसके इतिहास में शुरू में किसी बड़े टक्कर ने इसे गिरा दिया होगा। यूरेनस का एक हल्का रिंग सिस्टम और कई चांद हैं। नेपच्यून सूरज से 8वां और सबसे दूर का झांक ग्रह है। यह भी एक आइस जायंट है, साइज और बनावट में यूरेनस जैसा। नेपच्यून का रंग गहरा नीला है, यह भी मीथेन के कारण। यह सोलर सिस्टम में सबसे तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। ये हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड तक पहुंच सकती हैं। नेपच्यून में कभी कभी बड़े काले तूफान आते हैं, जैसे वॉयेजर 2 द्वारा देखा गया ग्रेट डार्क स्पॉट। इसका एक हल्का रिंग सिस्टम और कई चांद हैं। सेक्शन 8, सेलेस्टियल कंपेनियंस म्यून्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मून्स नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। वे प्लैनेट्स या ड्वार्फ प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम चांदों से भरा है। वे कई शेप्स, साइज और बनावट में आते हैं। कुछ बड़े और गोल होते हैं, छोटे प्लैनेट्स की तरह। दूसरे छोटे और टेढ़े मेढ़े होते हैं, पकड़े गए एस्टेरॉयड्स की तरह। कई प्लैनेट्स के चांद हैं। मरकरी और वीनस ही ऐसे बड़े प्लैनेट्स हैं जिनके कोई चांद नहीं हैं। कुछ एस्टेरॉयड्स के भी अपने छोटे चांद होते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज विविध और दिलचस्प हैं। अर्थ का एक बड़ा चांद है जिसे बस मून कहते हैं। ये सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा चांद है। इसके बनने की सबसे मशहूर थ्योरी जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस है। ये बताता है कि मार्स के साइज का एक ऑब्जेक्ट शुरुआती अर्थ से टकराया था। इस टक्कर के मलबे से मून बना। हमारा मून एक जरूरी रोल निभाता है। ये अर्थ के एक्सियल टिल्ट को स्टेबल करता है। इससे ज्यादा स्टेबल क्लाइमेट बनाने में मदद मिलती है। ये अर्थ पर ओशन टाइड्स भी लाता है। जुपिटर और सैटर्न के बहुत सारे चांद हैं। जुपिटर के 4 सबसे बड़े चांदों को गैलीलियन मून्स कहते हैं। वे हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। आयो ज्वालामुखीय रूप से एक्टिव है, जिसमें सैकड़ों ज्वालामुखी हैं। यूरोपा बर्फ से ढका है, जिसके नीचे लिक्विड पानी का एक संभावित ओशन हो सकता है। गैनीमीड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है, मरकरी से भी बड़ा।
कैलिस्टो पर बहुत ज्यादा क्रेटर्स हैं और यह बहुत पुराना है। ये चांद अपने आप में दुनिया है। सोलर सिस्टम के दूसरे चांद भी बहुत दिलचस्प हैं। सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन का एटमॉस्फेयर घना है। यह अर्थ के एटमॉस्फेयर से ज्यादा डेंस है। टाइटन पर लिक्विड मीथेन और ईथेन की झीलें और नदियां हैं। सैटर्न का एक और चांद एनसेलैडस पर गीजर हैं। ये गीजर सतह के नीचे के ओशन से पानी की बर्फ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्पेस में फेंकते हैं। नेपच्यून का चांद ट्राइटन बहुत ठंडा है। इस पर नाइट्रोजन गैस के गीजर हैं और यह नेपच्यून का उल्टा चक्कर लगाता है। सेक्शन 9 आवर कॉस्मिक एड्रेस फाइंडिंग मीनिंग इन दी वास्टनेस। हमने बिग बैंग से लेकर अपने सोलर सिस्टम तक का सफर किया है। हमने यूनिवर्स के जन्म से शुरुआत की थी। हमने देखा कि गैलेक्सीज कैसे बनी, तारों के आइलैंड्स की तरह। हमने सीखा कि तारे जैसे हमारा सूरज कॉस्मिक बादलों से कैसे पैदा होते हैं। हमने अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को एक्सप्लोर किया। फिर हमने अपने सोलर सिस्टम पर फोकस किया। हमने ग्रहों का दौरा किया, पथरीले मरकरी से लेकर बर्फीले नेपच्यून तक। हमने उनके साथ रहने वाले अलग अलग तरह के चांद देखे। ये सफर हमें कुछ गहरा दिखाता है। हम एक छोटे से प्लेनेट पर रहते हैं। ये एक एवरेज तारे का चक्कर लगाता है। ये तारा अरबों गैलेक्सीज में से एक में है। यूनिवर्स अविश्वसनीय रूप से विशाल है, हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं परे। दूरियां बहुत ज्यादा हैं, समय के पैमाने बहुत बड़े हैं। इस स्केल को समझना हमें विनम्र बना सकता है। यह हमें बड़ी कॉस्मिक स्कीम में अपनी जगह देखने में मदद करता है। हम किसी सचमुच शानदार चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। यूनिवर्स में हर चीज जुड़ी हुई है। हमारे शरीर के एटम्स तारों में बने थे। बहुत पहले बड़े बड़े तारे जिए और मरे। वे सुपरनोवा के रूप में फट गए। इन धमाकों ने भारी एलिमेंट्स को स्पेस में बिखेर दिया। ये एलिमेंट्स गैस और धूल के नए बादलों का हिस्सा बन गए। इन बादलों ने नए तारे और ग्रह बनाए, जिसमें हमारी अर्थ भी शामिल है। हम एक तरह से स्टारडस्ट से बने हैं। हम कॉस्मोस की औलाद हैं। यूनिवर्स को समझने की खोज एक इंसानी कोशिश है। हम साइंस और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम टेलीस्कोप बनाते हैं और स्पेस में प्रोब्स भेजते हैं। हर डिस्कवरी नए सवाल लाती है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। यूनिवर्स रहस्यों से भरा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बड़ी पहेलियां हैं। कहीं और जीवन की संभावना एक रोमांचक सवाल है। हमारी एक्सप्लोरेशन जारी है, जिज्ञासा और आश्चर्य से प्रेरित होकर। ये ज्ञान हमें अपने कीमती घर अर्थ की कद्र करने में मदद करता है।